मूवी की शुरुआत में हम सुनते हैं एक वॉइस ओवर को जहां पर एक कहानी बताई जा रही थी। बहुत टाइम पहले कहीं किसी जगह पर एक ट्रिपलेट्स बहनें अपनी मदर के साथ में रहा करती थीं और उनका हाथ बटाया करती थीं। वो ट्रिपलेट्स थीं तो सबकी नजर में भी थीं और एक दिन उन पर किसी विच की नजर पड़ गई और उसने उनमें से एक की रिबन को चुरा लिया। अब रात को वो तीनों बहनें सो रही होती हैं कि तभी एक की नींद खुलती है और वो अपनी बहन को तड़पते हुए देखती है और उसके पैरों के पास में एक अनस्किन्ड विच बैठी हुई थी जो कि उसका खून चूस रही थी और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब इसके बाद में हम देखते हैं एक फैमिली को जिसके अंदर रेबेका, उसका हस्बैंड गिलर्मो, 13 साल की बेटी नाला और उसकी छोटी बेटी लूना है। लूना यहाँ पर किसी मिस्टीरियस बीमारी की चपेट में है जो कि ठीक नहीं हो सकती और उसे कभी भी दौरे पड़ते रहते हैं जिससे उसकी कभी भी जान जाने का खतरा बना रहता है और डॉक्टर्स के पास में इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उसको बस एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि लूना की बॉडी पर और फिर एक मशीन पर लगता है जिससे कि वो बीमारी थोड़ी बहुत मेंटेन रहती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस ये कुछ वक्त के लिए ठीक रहती है। अब रेबेका अपनी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उसे कैसे भी ठीक करना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने हस्बैंड को मनाती है कि वो उसके होम टाउन चलें जहाँ पर लूना को ठीक करने का तरीका है और रेबेका की जिद करने पर वो मान जाता है। यहाँ पर अब हम नाला और रेबेका के बीच के रिलेशंस को देखते हैं जो कि कुछ खास अच्छे नहीं थे और उनके बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं क्योंकि नाला को ये लगता है कि उसके पेरेंट्स सब कुछ लूना के लिए करते हैं। हालांकि वो अपनी बहन को हेट नहीं करती, लेकिन उसकी एज ही ऐसी थी जिस एज में बच्चों में काफी चेंजेस आते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत जेलेसी की भावना आ जाती है। अब वो लोग रेबेका के होम टाउन के लिए निकलने लगते हैं और बिल्डिंग में नेबर से ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई अजीब सी सिकनेस फैल रही है और एक एक करके बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं। अब वो लोग रेबेका के होम टाउन आ जाते हैं और यहाँ के लोग काफी अजीब थे, बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे, उनके तौर तरीके बिलीफ काफी अलग थे। अब वो लोग औसेफा से मिलते हैं जो कि रेबेका की मदर है और काफी ओल्ड हो चुकी है, जो कि उन्हें घर में वेलकम करती है। घर काफी बड़ा और आलीशान होता है, बस यहाँ पर बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कटा हुआ था क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं आया करते थे। अब अगर औसेफा के बारे में बात करी जाए तो वो थोड़ी अलग टाइप की लेडी है जो कि रेबेका और गिलर्मो से मदर या फिर कुछ और कहने का मना करके उसका नाम लेने का बोलती है और खुद रेबेका भी हमेशा उसका नाम ही लेती है जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। अगर वो उसकी मदर है तो उसका नाम लेना यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड था। खैर अब यहाँ पर दोनों बहनें घूमने लगती हैं और जब वो घर वापस आती हैं तो गिलर्मो कहीं पर गया हुआ था और नाला रेबेका और औसेफा को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर औसेफा ये बोल रही थी कि वो ये सच में करना चाहती है क्या, जिस पर वो कहती है कि उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है और उसे अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए वो करना ही होगा और इसलिए ही वो यहाँ पर आई है। अब उन लोगों की नजर नाला पर पड़ जाती है और वो बातें करना बंद कर देते हैं। अब औसेफा घर के वर्कर पेड्रो की गर्लफ्रेंड एबिगेल जो कि किचन में काम करती है उसे बच्चियों को खाना देने का बोलती है और अपने काम में लग जाती है। अब रात को डिनर टेबल पर वो सबसे बात करती है और गिलर्मो से पूछती है कि वो यहाँ आकर उस काम के लिए खुद से कैसे मान गया, लेकिन रेबेका उसे बीच में रोक देती है। मीन्स कि वो जो यहाँ पर करने आई थी वो गिलर्मो को नहीं पता और वो लोग ये भी बात करते हैं कि उनकी बिल्डिंग में एपिडेमिक फैला है और ये सुनकर औसेफा इसके बारे में भी सोचने लगती है और अपना कुछ दिमाग लगाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि उस एपिडेमिक में बिल्डिंग में लूना और नाला सेफ थे, यानी कि वो बीमार नहीं हुए थे। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं और एबिगेल एक ड्रेस लेकर बच्चियों के रूम में आती है और बोलती है कि ये औसेफा ने भेजी है, वो भी नाला के लिए, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आती, जिसको एबिगेल वहीं टांग देती है और कहती है कि वो बाद में उसको इस्तेमाल कर ले। खैर अब लूना उससे पूछती है कि यहाँ के बच्चे एंजॉयमेंट के लिए करते क्या हैं और कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, जिस पर वो बोलती है कि यहाँ के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन वो चाहे तो उन्हें वो स्केरी स्टोरी सुना सकती है जो कि इस जगह लोकल्स में काफी फेमस है, जिसके लिए वो लोग मान जाती हैं। खैर अब वो कहानी सुनाना शुरू करती है उन्हें ट्रिपलेट बच्चियों के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उनके पास में एक विच आने लगी थी और एक बहन का खून चूसती थी क्योंकि विचेस बच्चों के खून को कंज्यूम करके खुद को यंग रख सकती हैं। अब बाकी की दो बच्चियों को अपनी बहन की फिक्र हुई और उन्होंने विच को दूर रखने के लिए अपनी बहन के मैट्रेस के नीचे सिजर रखना शुरू कर दिया क्योंकि इससे बुरी शक्तियां और विचेस दूर रहती हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो विच उस बहन का बहुत सा खून पी चुकी थी। अब वो दोनों बहन अपनी बहन के लिए परेशान रहने लगी और अपनी बहन को बचाने के लिए वो एक सॉर्सरर के पास जाती हैं जो कि कैरेबियन लैंड से आई थी। उन दोनों बहनों में से एक बहन थोड़ा डर रही थी तो वो सॉर्सरर से मदद लेने में झिझक रही थी, लेकिन दूसरी वाली बहन बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी तो वो खुद तो तैयार होती ही है लेकिन साथ साथ अपनी बहन को भी रेडी कर लेती है
खैर अब वो सॉर्सरर उन दोनों को वेल्थ या फिर न्यूबॉर्न के बदले में बेका बनाना सिखाने को बोलती है, जिसके लिए वो लोग राजी हो जाती हैं। अब वो उन्हें बेका बनाने का तरीका बता देती है और वो लोग स्पेसिफिक रात को बेका बनाने लगती हैं, जिसके अंदर एक ऑस्ट्रिच के एग को जमीन में बैरी किया जाता है। उस पर अलग अलग एनिमल्स और बेबी ब्लड डाला जाता है और 6 दिन के विचक्राफ्ट के बाद में वो पैदा होता है, जो कुछ भी हो सकता है, कोई कैट, डॉग, बेबी या फिर चिकन या फिर कोई भी क्रीचर। और ये डार्क कॉर्नर से आते हैं जो कि हमारी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ मांगते भी हैं। मीन्स कुछ भी हमारी विश हो उसकी एक कीमत होती है, जिसे बेका क्लेम करवा ही लेता है। खैर अब ये सब होने के बाद में उन दोनों की तीसरी बहन की हेल्थ थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है और वादे के अनुसार उन दोनों ने उस सॉर्सरर को रिटर्न में वेल्थ और बेबी भी दे दिया था। लेकिन अब उस सॉर्सरर ने उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने का सोचा, लेकिन एक बहन जो कि शुरू से ही हिचक रही थी, उसने फैसला कर लिया कि वो इन सब चीजों में और विचक्राफ्ट से दूर रहेगी। लेकिन एक बहन जो ब्रेव थी वो सॉर्सरर से जादू सीखने लगी। अब एक दिन उस घर में सफाई करते हुए अपनी बीमार बहन का रिबन उनको मिलता है और वो समझ गई कि ये सॉर्सरर वही विच है जिसने उनकी बहन का खून पिया था और उसी से वो विच यंग भी हो गई थी। और ये देखकर उसे उस विच पर बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का ठान लेती है। खैर अब इसी के साथ में रेबेका वहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ ये कहानी वहीं पर रुक जाती है और रेबेका एबिगेल पर गुस्सा करती है कि वो बच्चियों को ये सब क्या स्टोरी सुना रही है और ऐसी खतरनाक स्टोरीज वो उनको आज के बाद कभी भी ना सुनाए। खैर अब वो नाला को नीचे ले जाती है और उससे ये कहती है कि लूना के इलाज के लिए वो जो करने आई थी उसके लिए वो डैड के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही है और तब वो दोनों यहाँ पर रहेंगी ग्रैंड मदर के साथ में। इस पर नाला बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रेबेका उसे समहाउ मना ही लेती है। खैर अब रात को वो गिलर्मो से भी बात कर रही थी, जहाँ पर वो बोलता है कि उसे बच्चियों को ओसेफा के पास ऐसे छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है, जिस पर वो उसे भी समझाती है कि कुछ ही दिन की बात है और वो वापस आ जाएगी और ओसेफा वैसे भी किसी को कोई हार्म नहीं कर सकती। अब वो लोग चले जाते हैं और एक सीन में नाला पूल पर जाती है स्विमिंग करने के लिए, जहाँ पर उसे पेड्रो मिलता है जो कि उससे कहता है कि पूल साफ नहीं है बट वो उसके लिए कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर ओसेफा आ जाती है और नाला पर गुस्सा करने लगती है कि उसने स्विम सूट क्यों पहना हुआ है और वो खुद को कवर करे, नहीं तो लोग उसे क्या समझेंगे। और इस पर चिढ़कर नाला अंदर चली जाती है। अब वो लूना के साथ थी जो कि पेरेंट्स को याद कर रही थी और नाला उसे संभालते हुए बोलती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे और वो भी हर सिचुएशन में अपनी बहन का पूरा ख्याल रखेगी। अब रात को वो दोनों अपने रूम में थी और नाला अभी तक सोई नहीं थी। तभी वहाँ पर ओसेफा आ जाती है जो कि उन दोनों पर कुछ चैंटिंग करके चली जाती है और इससे नाला बहुत डर जाती है और डोर को लॉक कर देती है। अब अगली सुबह वो जागती है और किचन में जाती है जहाँ पर लूना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और एबिगेल काम कर रही थी और वो उससे पूछती है कि उस कहानी में आगे क्या हुआ, लेकिन वो बताने से मना कर देती है, रेबेका ने मना किया था। लेकिन वो दोनों जिद करती हैं और अब वो आगे ही कहानी को कंटिन्यू करती है। तो जिस बहन को सच पता चल गया था उसने अपनी दूसरी वाली बहन को कन्विंस किया अपनी बहन का बदला उस विच से लेने के लिए और वो दोनों उसकी एब्सेंस में उसके कैबिन में चली जाती हैं। अब वो दोनों उसके घर की छानबीन करती हैं और उन्हें एक बड़े से पंपकिन में बंद उसकी स्किन मिल जाती है, जिसे उतार कर विचेस उड़ा करती हैं। वो दोनों उस स्किन को बाहर निकाल कर उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देती हैं, क्योंकि सॉल्ट से विच को मारा जा सकता था और अब उसे मरता देखने के लिए वो वहीं पर छुप जाती हैं। अब विच यहाँ पर जैसे ही खून पीकर घर आती है और अपनी स्किन पहनती है तो सॉल्ट की वजह से वो अंदर बाहर से जलने लगती है और मरने लगती है। लेकिन वो उन दोनों को भी देख लेती है और अपनी ईविल आई उन पर कास्ट करके कुछ चैंटिंग करती है और उनसे कहती है कि वो दोनों अपनी एनवी यानी कि ईर्ष्या से मारी जाएंगी और इसी की वजह से उनका सर्वनाश होगा। अब कुछ दिन ठीक चलता रहता है, लेकिन बेका के बारे में याद करें तो वो बदले में कुछ क्लेम किया करता है और उसने क्लेम किया था तो उन लोगों की मदर को, जिसका उनको बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ा दुख तो ये कि अपनी ही माँ को उन्होंने खत्म कर दिया एक तरह से अनजाने में, यानी कि अपनी बहन को बचाने के चक्कर में माँ को खत्म कर डाला। अब एक बहन जो कि शुरू से ही दूर दूर रहना चाहती थी ब्लैक मैजिक से, वो उस बेका को मार देती है और ऐसा करते ही उसकी बहन की हेल्थ फिर से खराब होने लगती है। अब माँ के जाने के बाद में उन दोनों बहनों के बीच में यहाँ पर दरार आ गई थी और एक ने ब्लैक मैजिक को फॉलो करने का फैसला किया, लेकिन दूसरी ने उससे हमेशा दूर रहने की कसम खा ली। खैर अब लोकल्स को उन तीनों के बारे में पता चल गया था कि वो विच क्राफ्ट करती हैं और फिर उन्हें भागकर छुपना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कभी भी किसी ने नहीं देखा। खैर अब यहाँ पर कहानी को इंटरप्ट करते हुए नाला पूछती है कि क्या सच में सॉल्ट से विच को मारा जा सकता है, जिस पर एबिगेल कहती है कि ये सब कहानी है, एक लेजेंड है, एक फोकलोर है इस इलाके का, इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में उसको नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर ओसेफा आती है और वो नाला से बोलती है कि उसने पेड्रो को पूल साफ करने का बोला था, लेकिन यहाँ पर उसे अपना काम खुद करना होगा, तो वो जाकर पूल साफ करे, जिस पर वो कहती है कि वो लूना को अकेले नहीं छोड़ेगी। लेकिन ओसेफा उस पर गुस्सा
करती है और बोलती है कि तब तक वो लूना का ख्याल रख लेगी। खैर अब वो रात तक पूल साफ करती रहती है और रात को घर आती है तो औसेफा कहती है कि पूरा पूल साफ नहीं हुआ है तो उसे कल भी पूल को साफ करना होगा। खैर अब वो सोने चली जाती है और रात में उसको भूख लगती है क्योंकि डिनर में मीट था और वो वेजिटेरियन थी तो उसने खाना ही नहीं खाया था। वो किचन में जाती है लेकिन वहाँ से कुछ खाने लायक नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर कुछ तो कुक हो रहा था। वो उसे देखती है तो उसके अंदर एक बेका था जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो औसेफा के रूम में जाती है तो वहाँ पर विच क्राफ्ट का सामान था और एक पंपकिन भी था जिसमें स्किन भी रखी हुई थी। और अब वहाँ पर सो रही औसेफा गायब हो जाती है और उसे पंपकिन के अंदर खींचने लगती है, लेकिन बस ये एक बुरा सपना था जिससे वो खुद को संभालती है। अब वो लूना को देखती है तो उसके पास एक विच बैठी हुई थी बिना स्किन की, जो कि उसके पैर से खून को चूस रही थी। और अब वो नाला को देखकर वहाँ से भाग जाती है और फिर से उसकी नींद खुल जाती है। तो शायद ये भी एक नाइटमेयर ही होगा या फिर नहीं भी हो सकता। खैर वो जागती है तो लूना की तबीयत काफी खराब हो गई थी जिसका ख्याल औसेफा रखने लगती है, लेकिन नाला को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था क्योंकि रेबेका का बच्चियों का हाल चाल जानने के लिए फोन आया था, लेकिन यहाँ पर औसेफा ने उनसे बात नहीं करवाई थी और झूठ बोल देती है कि वो दोनों ठीक हैं और बाहर खेल रही हैं, जबकि वो दोनों अंदर थीं। खैर अब वो लूना को खाना खिला रही होती है और नाला यहाँ वहाँ घूमकर अपने फोन के लिए सिग्नल्स को ढूंढने लगती है और उसे एटी के पास से सिग्नल्स मिल भी जाते हैं लेकिन कॉल नहीं लगता। अब वो यहाँ वहाँ पर देखती है तो उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जिसको वो देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर औसेफा आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और गुस्से में उसका फोन भी तोड़ देती है। अब नाला अपने रूम में जाती है और चुपके से लूना के साथ वो एल्बम देखने लगती है जिसे वो छुपा कर ले आई थी। उस एल्बम के अंदर इस घर की पुरानी फोटोज थी और यहाँ पर पहले रहने वाले लोग काफी मस्ती करने वाले लोग थे। उस एल्बम में 3 लेडीज की फोटो थी, एक रेबेका, उसकी मदर औसेफा और ग्रैंड मदर टेरेसा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। खैर अब सोने के बाद में नाला की रात में फिर से नींद खुलती है और वो देखती है कि लूना के पैर से औसेफा ब्लड सक कर रही थी और वो लूना को देखकर उस पर कोई पाउडर स्प्रिंकल कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जागने पर वो लूना का पैर चेक करती है तो उस पर ब्लड और घाव था, मीन्स खून को चूसने वाली चीज बिल्कुल सच थी। और अब वो उसको लेकर घर से भागने लगती है। वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी वर्शिपिंग और ऑफरिंग वाली प्लेस मिलती है और वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब उनको एबिगेल का कैबिन दिखाई देता है जहाँ पर नाला हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी वो अजीब सी वर्शिपिंग प्लेस दिखाई देती है। साथ ही साथ वो एबिगेल और पेड्रो को अजीब तरह से इंटीमेट होता हुआ देखती है, जहाँ पर वो एक दूसरे को हर्ट तक कर रहे थे और उसे लगने लगता है कि एबिगेल भी विची है, तो वहाँ से वो भाग जाती है। अब वो लूना के पास में आती है लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। तभी औसेफा वहाँ पर आ जाती है, उन दोनों को वापस घर लेकर आती है और लूना को इंजेक्शन देकर ठीक करती है। वो नाला पर गुस्सा करने लगती है जिस पर लूना कहती है कि वो एक विच है जो कि लूना के साथ कुछ कुछ कर रही है और औसेफा उसको कहती है कि कहानियों की वजह से वो पागल होकर कुछ भी सोच रही है और अब वो उसको कहीं पर कैद कर देती है। अब ये जगह बेसमेंट थी और नाला भाग तो सकती नहीं थी तो वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके पास में पेड्रो आता है और वो बाहर था, विंडो से उससे बात करने लगता है जिसे एबिगेल ने भेजा था क्योंकि उसे उन बच्चियों की चिंता हो रही थी। और नाला बोलती है कि वो भी विच है, जिस पर पेड्रो बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और नाला को उस पर भरोसा तो नहीं होता और वो उसे बाहर निकालने का बोलती है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। तो वो उसे लूना पर नजर रखने का बोलती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, और औसेफा उसके साथ कुछ ना कर दे जिसके लिए वो मान जाता है। अब अगले सीन में औसेफा बेसमेंट ओपन करके नाला को बाहर निकालती है और उसको बताती है कि पूल पर कोई ट्रेजेडी हुई है, हालांकि उसने खुद अपने चेहरे पर बैंडेजेस लगाई हुई थी। नाला बाहर जाती है तो पेड्रो पूल में मरा हुआ पड़ा था और औसेफा कहती है कि नाला की ही सारी गलती है, उसने पूल साफ करने का बोला, पेड्रो करने लगा और गलती से डूब गया, जबकि नाला को लग भी नहीं रहा था कि ये उसकी गलती है। खैर वो घर आती है तो लूना के हाथ पर ब्लड बॉटल्स लगी हुई थी जिसके अंदर से उसका खून निकाला जा रहा था और औसेफा कहती है कि ये ब्लड सैंपल उसके इलाज के लिए वो निकाल रही थी, लेकिन इतना सारा खून तो ये तो हमको भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर सीन हो क्या रहा था। इनफैक्ट उसने पुलिस को भी यही बोला था कि पेड्रो डूब कर मारा गया है और नाला उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब औसेफा ने ही किया है और वो एक विच है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब औसेफा नाला को फिर से बेसमेंट में कैद कर देती है, लेकिन वो कुछ देर के बाद में थोड़े से लॉक को तोड़कर बाहर आ जाती है और रात को लूना को लेकर घर से भाग जाती है। अब ये लोग वुड्स के अंदर पहुंचती हैं तो ये देखती हैं कि वहाँ पर एक सेरेमनी चल रही थी जिसके अंदर पेड्रो की बॉडी को उसकी कम्युनिटी वाले लोगों ने खड़ा किया हुआ था और एबिगेल खुद को खत्म कर लेती है, जिसको देखकर नाला डर जाती है। हालांकि ये सब पेड्रो और एबिगेल की कम्युनिटी का कोई फ्यूनरल सेरेमनी होगा क्योंकि उन दोनों ने 2 दिन पहले ही शादी कर ली थी, यानी कि साथ में वो भी जलकर राख हो गई। अब हम फिर से एक सीन के अंदर किसी मास्क पहनी हुई लेडी को बेका बनाते हुए देखते हैं और इधर लूना की हालत खराब होती जा रही थी
और वो दम तोड़ देती है और इधर बेका बन जाता है, जिसे कोई और नहीं बल्कि रेबेका ही बना रही थी और यही लूना को बचाने का रिचुअल था जिसे वो करने आई थी। और बेका के जागते ही लूना की भी जान वापस आ जाती है। वो दोनों बहनें भागती हैं, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी थी तो रोड के किनारे वो बेहोश हो जाती है। बट लकीली वहाँ से रेबेका और गिलर्मो वापस आ रहे थे, जो उनको देख लेते हैं और वापस ओसेफा के घर चले जाते हैं। अब घर पर वो लोग ओसेफा से बात करने लगते हैं, लेकिन ओसेफा पहले ही नाला को काइंड ऑफ अनकॉन्शियस कर चुकी थी और ये इसलिए तो नहीं कि कहीं वो रेबेका को सब कुछ बता ना दे। और ओसेफा क्या छुपा रही थी। अब लूना तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन नाला थोड़ी सी बीमार हो जाती है और उसे सेफ रखने के लिए गिलर्मो वापस घर जाने का डिसाइड कर लेता है और गाड़ी में सामान रखने लगता है। ओसेफा और रेबेका अब आपस में बात करती हैं और उसी रिचुअल के बारे में बोलती हैं और फिर रेबेका कार में जाकर बैठती है तो नाला को वो जल्दी आने का बोलती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कार के अंदर जो लूना है उसके पैर में वहाँ पर खून के घाव थे, यानी कि खून सक होने का घाव था। और अब वो पूरी कहानी समझ जाती है और इधर नाला एल्बम चेक करती है और पुरानी बातें याद आती हैं तो उसके लिए भी कहानी साफ हो जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब आपको एक बात याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये अपनी ग्रैंड मदर को नाम से बुलाते हैं, जो कि काफी वियर्ड था। तो इसके पीछे का असली रीजन ये है कि जो शुरुआत में 3 बहनें थी वो कोई और नहीं बल्कि वो टेरेसा, ओसेफा और रेबेका है। जहाँ पर अपनी बीमारी के चलते टेरेसा तो खत्म हो गई थी, लेकिन रेबेका ने विचक्राफ्ट जारी रखा और वो रोज रात को छोटे बच्चों का ब्लड पीकर खुद को फॉरएवर यंग रखती थी। वही तीसरी बहन थी ओसेफा, जिसने ब्लैक मैजिक से दूर रहने की कसम खाई थी और इसलिए ही वो ऐसी थी। लेकिन हुआ ये था कि वो अपनी बहन की जिंदगी से जलने लगी थी और वो बूढ़ी हो रही थी, तो उसने अपनी कसम तोड़ी और 6 दिन का रिचुअल किया जब तक रेबेका बाहर थी और लूना के खून से ही वो यंग हो गई। इसलिए बैंडेजेस बंधी हुई थी ताकि कोई उसके यंगर फॉर्म को देखकर सब कुछ समझ न जाए। खैर अब रेबेका उसे कन्फ्रंट करने आती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देती है और वो दिखती भी एक जैसी ही थी। तो वो रेबेका के कपड़े खुद पहन लेती है और उसके कपड़े बेहोश रेबेका को पहना देती है और बाहर चली जाती है। इधर नाला को सब कुछ सच पता चल गया था कि उसकी माँ विच है और दूसरी वाली ने उसकी बहन के साथ क्या करने की कोशिश करी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लोग आपस में बदल चुकी हैं और वो जाकर अपनी ही मदर को ओसेफा समझकर स्टैप कर देती है और उस पर सॉल्ट डालकर उसे जला देती है और बाहर बॉक्स में बंद बेका हलचल करने लगता है, क्योंकि यही तो क्लेम था लूना के बदले, यानी कि खुद रेबेका को ही उसने क्लेम कर लिया था और उसे मरवाया भी उसकी ही बेटी के हाथों। खैर अब इधर ओसेफा काफी खुश हो जाती है कि वो अब नई और अच्छी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने वाली है और वो सब घर वापस आ जाते हैं। लूना बिल्कुल ठीक हो गई थी और उस पर लगी हुई मशीन भी निकाल दी जाती है, लेकिन नाला बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसने आखिरी 4 दिन से किसी से बात तक नहीं करी थी और गिलर्मो उसके लिए काफी परेशान था। तो डॉक्टर उसको साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोलता है, लेकिन ओसेफा उसको रोक देती है, ये बोलते हुए कि वो खुद ही ठीक हो जाएगी। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर ये सब उसको रेबेका समझ रहे थे। अब एक रात नाला जागती है तो उसे फिर से ब्लीडिंग हो रही थी और वो वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं। वो चेक करती है तो उसे रेबेका का बनाया हुआ बेका तो मिल जाता है, लेकिन एक और शॉकिंग चीज मिलती है, ओसेफा की स्किन। और अब वो अपने विच फॉर्म में वहाँ पर आती है जो किसी का खून पीने गई थी खुद को यंग रखने के लिए। और अब वो नाला से बात करने लगती है कि वुमनहुड में वो जा रही है और अब उसकी भी लर्निंग शुरू होगी। और वो जिस नाम से उसे बुलाती है वो सुनकर नाला के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस नाम से उसे सिर्फ ओसेफा बुलाया करती थी, ना कि उसकी मदर रेबेका। और वो समझ चुकी थी कि उसने अपनी ही मदर को अनजाने में खत्म कर दिया और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ओसेफा है, यानी कि उसकी ही सिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होने पर भी आ चुकी है और उस विच का कर्ज भी पूरा हो गया था कि वो बहनें एक दूसरे को ही खत्म कर देंगी और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लगी रहेंगी और उनके साथ ये कर्ज हमेशा जुड़ा भी रहेगा, जो कि आगे चलकर उनकी जनरेशन में भी फैलता रहेगा। इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इविल आई यानी कि मैल दे ओजो मूवी की कहानी, जो कि एक स्पेनिश हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी सिंपल है, लेकिन कहानी को कॉम्प्लेक्स करके दिखाया गया है, जो कि काफी अच्छा है। बेसिकली यहाँ पर 3 बहनें होती हैं, जिनमें से एक बहन के ऊपर कोई विच का साया पड़ जाता है। वो उसका खून चूसती है ताकि वो खुद को यंग रख पाए। अब उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर वो उसी विच के पास में जाते हैं जिसने कि एक सॉर्सरर का रूप लिया हुआ था और बेका के बदले यहाँ पर इन लोगों को कोई भी विश मिल सकती थी। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, जो बेका होता है वो उनकी ही माँ को क्लेम कर लेता है और यहाँ पर उनकी माँ खत्म हो जाती है। बहन ठीक हो गई लेकिन माँ चली गई। अब इसके बाद में 2 बहनें डिसाइड करती हैं कि वो इस विच को ही मार देंगे और वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन विच यहाँ पर उन दोनों पर ही ईविल आई डाल देती है, यानी कि श्राप दे देती है कि वो दोनों ही आपस में लड़ भिड़ कर मर जाएंगे और ये उनके आने वाले जनरेशन तक चलता रहेगा।
अब अल्टीमेटली यहाँ पर खाली 2 ही बहनें बचती हैं, जो कि होती हैं ओसेफा और रेबेका। रेबेका यहाँ पर ईविल वेस को चुनती है और खुद एक विच बन जाती है जो कि हमेशा यंग रहती है। लेकिन यहाँ पर जो ओसेफा होती है वो इस चीज को नहीं मानती और बिल्कुल सिंपल लाइफ को लीड करने लगती है। लेकिन जब रेबेका की खुद की बच्चियों के ऊपर ये होता है तो यहाँ पर उसे वापस अपने टाउन में जाना पड़ता है ताकि वो वापस से उस बेका वाले रिचुअल को कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर ओसेफा की नीयत बदल जाती है और वो खुद को रेबेका से ही रिप्लेस कर देती है और उनकी बच्चियों के ही खून को पीने लगती है और उनकी माँ की तरह एक्ट करती है। और खुंदस में आकर नाला जो होती है वो अपनी माँ को ही मार डालती है और बेका उसको क्लेम कर लेता है जैसा कि पहले हुआ था। और ये जो चीज है वो आने वाले समय तक चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि बिल्डिंग में जब एपिडेमिक फैल गया था तो इन दोनों बच्चियों को कुछ भी नहीं हुआ, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि भैया यहाँ पर ये रेबेका की बेटियां हैं जिनके पास में कुछ पावर्स हैं, जिसके चलते इनको छोटी मोटी बीमारी यहाँ पर नहीं लग सकती। इनको कुछ स्पेशल विच वाली बीमारियां ही लग सकती हैं जो कि यहाँ पर लूना को लगी हुई थी। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर यह है कि अब नाला को पूरी जिंदगी यही सोचकर जीना होगा कि उसने अपनी माँ को मार दिया और ओसेफा को उसने जिंदा रखा। और हम जानते हैं कि आने वाले समय में यही सारी चीजें रिपीट होंगी जो कि पहले हुई थी, यानी कि विच का श्राप जो था यहाँ पर वो जीत गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।